800 करोड़ टन से भी ज्यादा प्लास्टिक का कचरा। इतना कूड़ा कि हमारा ये नीला समुंदर धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ा घर बनता जा रहा है। वो लहरें जिनमें कभी नमक की ताजी खुशबू होती थी, आज उनमें इंसानी लापरवाही की बदबू और निशानियां तैर रही हैं। लेकिन बोयान स्लेट को यह मंजूर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इस नौजवान इंजीनियर के एक जिद और एक अनोखे ख्याल से जन्म हुआ द ओशन क्लीनअप का, एक ऐसी संस्था जिसने नामुमकिन को मुमकिन करने की ठान ली। और देखते ही देखते सिर्फ 10 साल से थोड़े ज्यादा वक्त में इसने 4 करोड़ 50 लाख किलोग्राम से भी ज्यादा प्लास्टिक कचरा साफ कर दिया है। दुनिया भर की नदियों और समंदरों से कूदा निकलना आसान नहीं है, खासकर वहां जहां हवाएं और लहरें पल पल अपना रुख बदलती रहती हैं। आखिर इतनी बड़ी मशीन इतने खतरनाक हालात में भरोसेमंद तरीके से काम कैसे कर लेती है? क्या नेदरलैंड्स के इस लड़के का यह सपना वाकई पूरा हो सकता है, या ये सिर्फ एक ख्याल ही रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, ये सब होता कैसे है? चलिए इसके पीछे की साइंस और जुनून को समझते हैं। हर साल 2 करोड़ टन से ज्यादा कूड़ा हमारी नदियों के रास्ते समुद्र में बहा दिया जाता है, और हैरानी की बात यह है कि इसका लगभग 80% हिस्सा सिर्फ प्लास्टिक होता है। एक ऐसा जिद्दी मटेरियल जो सैकड़ों सालों तक पानी के अंदर जिंदा रह सकता है, खत्म ही नहीं होता। वक्त के साथ यही प्लास्टिक के टुकड़े बड़े बड़े गार्बेज जोन्स बन जाते हैं और समुद्री जीवन को धीरे धीरे जहरीला करने लगते हैं। ये प्लास्टिक 700 से ज्यादा समुद्री प्रजातियों को नुकसान पहुंचा रहा है और आखिर में लौटकर हमारी ही थाली में पहुंच जाता है। मगर रुकिए, दुनिया भर की एनवायरमेंटल संस्थाएं अब एक नई बात कह रही हैं। ये कचरा बिल्कुल बेकार नहीं है अगर इसे सही तरीके से इकट्ठा करके प्रोसेस किया जाए तो इसी बेकार प्लास्टिक से कपड़ा उद्योग के लिए धागे और बच्ची कुची पुरानी ढतुएं निकाली जा सकती हैं। कचरे से कांचना जिसे कहते हैं, इससे हजारों किलोवाट घंटा बिजली की बचत होती है और लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में घुलने से रोका जा सकता है। इस तरह हम एक ऐसी ओशन इकोनॉमी बना सकते हैं जहां फेंक दी गई चीजों को एक नया जीवन और एक नया मकसद मिलता है, एक नई शुरुआत। समुद्र से कूड़ा निकलने का काम एक बहुत ही मुश्किल चुनौती से शुरू होता है। खुले समुद्र के तूफानों और बदलते हालात के बीच इतने बड़े पैमाने पर कचरा निकालेंगे कैसे? नॉर्थ पैसिफिक गायर जैसे इलाकों में जहां कूड़ा पहाड़ों की तरह जमा है, वहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल स्केल की मशीन्स उठानी पड़ती हैं। इन सब के पीछे होते हैं वो खास जहाज जो किसी तैरती हुई फैक्ट्री से कम नहीं है। हर जहाज पर 2 बड़े हाइड्रोलिक मैकेनिकल हाथ लगे होते हैं जो दोनों तरफ बाहों की तरह फंसे रहते हैं। ये पानी की सतह पर एक बड़े पंखे की तरह घूमते हैं और तैरते हुए कूड़ा करकट को अपने घेरे में ले लेते हैं। प्लास्टिक की बोतलों और बैग से लेकर पुराने मच्छरों के छोड़े हुए जाल तक कुछ भी नहीं बचता। सारा कचरा तैरते हुए चैनल सिस्टम के जरिए जहाज की तरफ खींचा चला आता है। फिर स्टील की कन्वेयर बेल्ट्स इसे उठाकर डेक पर रखे बड़े बड़े डब्बों में भर देती हैं। साफ सफाई का एक चक्कर लगभग 8 से 10 घंटे चलता है और एक बार में 5 से 10 टन कचरा निकाल लिया जाता है। लेकिन हर कूड़ा समुद्र की गहराइयों तक नहीं पहुंचता। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नदियों, तालाबों और नहरों में फैंस जाता है, जहां कूड़ा इतना जमा हो जाता है कि पानी का बहना ही रुक जाता है। ऐसी जगहों पर छोटी मगर ताकतवर मशीन्स काम आती हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है डंप ट्रक्स पर लगे पंजे वाले क्लैम्पशेल एक्सकेवेटर्स का। इनका एक एक स्टील का बकेट लगभग 1000 पाउंड भारी होता है जो पानी की गहराई से कचरा निकाल लाता है। प्लास्टिक बोतल, बैग, पेड़ की टहनियां और यहां तक कि पुराने टायर भी इसमें फंसकर बाहर आ जाते हैं। हर बार जब ये पंजा ऊपर आता है तो 500 से 1000 पाउंड कचरा निकलता है। हाइड्रोलिक पावर का कमाल है। सिर्फ एक टीम मिलकर नदी के सैकड़ों फीट बड़े हिस्से को कुछ ही घंटों में चमका सकती है। ये इंसानी हाथों से की जाने वाली सफाई से 10 गुना ज्यादा तेज है। लेकिन दोस्तों, तटवर्ती इलाकों की कहानी कुछ और है। कचरा इकट्ठा करने का काम आज भी उन्हीं स्थानीय मछुआरों और उन मददगारों के कंधों पर है। तपती धूप में अपनी छोटी नावों पर मामूली जाल और हुक लिए समंदर से जंग लड़ते हैं। वैसे तो हर इंसान दिन भर में बस कुछ 100 पाउंड कचरा ही निकाल पाता होगा, लेकिन समंदर को साफ करने की इस पूरी मुहिम में उनकी ये मेहनत ही सबसे पहली और अहम कड़ी है। एक बार जब समंदर के बीच से कचरा बटोरने का यह मुश्किल दौर खत्म हो जाता है तो उस सारे मलबे को
ट्रैश स्कीमर कहे जाने वाले खास जहाज़ों के जरिए वापस किनारे तक लाया जाता है। ये वो नावें हैं जिन्हें खास तौर पर तैरते हुए कचरे को दबोचने के लिए ही तैयार किया गया है। एक छोटा स्कीमर जहाज जिसकी लंबाई करीब 25 से 30 फीट होती है, 8 घंटे की शिफ्ट में 5 टन तक कचरा निकल सकता है। और जैसे ही इसका स्टोरेज वाला हिस्सा पूरी तरह लबालब भर जाता है, इसके आगे लगा एक हाइड्रोलिक सिस्टम सारा का सारा भार उठाता है और उसे जमीन पर बने रिसीविंग एरिया में पलट देता है। बस यहीं से शुरू होता है कचरे की छटाई का वो असली और शुरुआती खेल। अभी अभी उतरे इस ढेर में प्लास्टिक से लेकर न जाने क्या क्या चीजें घुली मिली होती हैं, जिसमें धातु के टुकड़े, लकड़ी, समुद्री घास और वो बदबूदार चिपचिपा कीचड़ भी शामिल है। वर्कर्स फौरन इसकी जांच करते हैं ताकि स्टील के जाल, तेल के डिब्बे और भारी टायर जैसी खतरनाक चीजें हटाई जा सकें। जो बाकी बचता है उसे एक कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जो उसे सीधा स्क्रीमिंग सिस्टम की ओर ले जाती है। छटाई वाली इस लाइन के अंदर एक बड़ा सा घूमता हुआ ड्रम कचरे को उसके आकार के हिसाब से अलग अलग कर देता है। रेत, मिट्टी, घोंगे और छोटे छोटे टुकड़े उन बारीक छेदों से अपने आप नीचे झड़ जाते हैं, जबकि प्लास्टिक की बोतलें और पैकिंग जैसी बड़ी चीजें उस ड्रम के अंदर ही रह जाती हैं। प्लास्टिक और नायलॉन का ये बचा हुआ हिस्सा अब हाथों से छटाई वाली बेल्ट पर आगे की तरफ बढ़ता है, जहां वर्कर्स हर एक चीज को अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं ताकि रिसाइकलिंग का अगला स्टेप शुरू हो सके। जब ये बारीकी वाली छंटाई पूरी हो जाती है तो लोहा और दूसरी धातुएं, कांच और लकड़ी को उनके लिए बनी खास प्रोसेसिंग लाइनों में भेज दिया जाता है। मगर प्लास्टिक, जो हमारी दुनिया के लिए जितना टिकाऊ है उतना ही बड़ा सिरदर्द भी बन चुका है, उसे एक तरफ रख दिया जाता है ताकि उसकी नई जिंदगी का ये अनोखा सफर शुरू हो सके। हमारे साथ देखिए कैसे इंसान समंदर में भटकते इस कचरे को बेशकीमती रिसोर्स में बदल रहा है ताकि कल बेहतर हो सके। एक बार जब रिसाइकल होने लायक कचरा पूरी तरह अलग कर लिया जाता है, जिसमें ज्यादातर प्लास्टिक, नायलॉन और लोहे के डिब्बे ही होते हैं, तो उसे धोने के लिए भेजा जाता है, जो रिसाइकलिंग शुरू होने से पहले का सबसे जरूरी पड़ाव है। समंदर का ये कचरा लंबे समय तक खारे पानी में डूबा रहने की वजह से काई, तेल और बैक्टीरिया से पूरी तरह लिपटा होता है। प्रोसेसिंग वाले इलाके में पहुंचते ही ये सारा सामान एक बड़े से मैकेनिकल वॉश टैंक के अंदर डाल दिया जाता है, जहां पैडल लगे घूमने वाले शाफ्ट पानी के अंदर ऐसी जबरदस्त हलचल पैदा करते हैं जो प्लास्टिक की सतह पर जमी उस गंदगी को रगड़कर और खुरचकर पूरी तरह साफ कर देती है। इस घोल में हल्के क्लीनिंग एजेंट और क्लोराइड हटाने वाले केमिकल होते हैं ताकि नमक और तेल का नामो निशान मिट जाए। कुछ प्लांट में तो बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका तापमान 160 से 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है ताकि हर चीज पूरी तरह कीटाणु रहित हो जाए। गंदगी का लेवल कितना ज्यादा है, इस हिसाब से सफाई का ये दौर करीब 15 से 30 मिनट तक चलता है। चमकने के बाद ये सारी चीजें एक ड्रम वॉशर में पहुंचती हैं, जो गोल गोल घूमते हुए पानी की तेज धार छोड़ता है ताकि जिद्दी रेत और काई को जड़ से उखाड़ सके। इसके बाद आता है एक फ्लोट सिंक टैंक, जो प्लास्टिक को उसके घनत्व के हिसाब से अलग करता है। पीईटी प्लास्टिक नीचे बैठ जाता है, जबकि एचडीपीई और पीपी ऊपर तैरते रहते हैं, जिससे रिसाइकलिंग से पहले हर चीज का सही तरीके से बंटवारा होना पक्का हो जाता है। धुली हुई चीजों को अब एक ड्रायर में भेजा जाता है ताकि बची कुची नमी को पूरी तरह सोखा जा सके, और फिर करीब 170 डिग्री फ़ारेनहाइट की गर्म हवा से उन्हें बिल्कुल सुखा दिया जाता है। बड़े प्लांट्स में तो ओजोन वाले सिस्टम भी लगे होते हैं, जो वहां से उठने वाली भाप को साफ करते हैं ताकि गंदगी की बदबू और बैक्टीरिया का खात्मा हो सके। रिसाइकलिंग प्लांट में प्लास्टिक सीधे प्रोसेसिंग के लिए नहीं जाता। इसके बजाय ये प्लास्टिक सीधे एक खास स्क्रीनिंग स्टेज में पहुंचता है, जहां ये तय किया जाता है कि कौन सा हिस्सा काम का है और किसे बाहर का रास्ता दिखाना है। वैसे तो इस पूरी इंडस्ट्री में प्लास्टिक के 7 बड़े परिवार माने जाते हैं, लेकिन ये सिस्टम सिर्फ उनमें से 2 पर ही अपनी नजर गड़ाए रखता है। इसका पूरा जोर पीईटी और एचडीपीई पर रहता है,
क्योंकि इन्हीं से सबसे ज्यादा कमाई और रिकवरी की उम्मीद होती है। बाकी की जितनी भी चीजें हैं उन्हें धीरे धीरे करके इस रेस से बाहर कर दिया जाता है। अब जो प्लास्टिक बचता है उसे एक धीरे धीरे घूमने वाले स्टील के ड्रम में डाल दिया जाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण और ड्रम की चाल मिलकर छटाई का पहला दौर शुरू करते हैं। धूल, मिट्टी और छोटे मोटे टुकड़े उन बारीक छेदों के जरिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो बोतलें साबुत होती हैं वो ड्रम के अंदर ही टिकी रहती हैं और अपना सफर जारी रखती हैं। जब तक ये कचरा ड्रम से बाहर आता है तब तक ये काफी हद तक साफ और आसान हो चुका होता है। इससे आगे आने वाली मशीनों पर फालतू का बोझ नहीं पड़ता और वो स्मूथली काम कर पाती हैं। इसके बाद ये पूरा बहाव एक कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचता है, जहां कुछ वर्कर्स अपनी पैनी नजरें जमाए खड़े होते हैं। ये लोग लोहे के डिब्बे, गत्ता और इधर उधर फंसी नायलॉन जैसी गैर प्लास्टिक चीजों को चुन चुनकर अलग कर देते हैं। फिर बारी आती है एक ऑटोमेटेड सिस्टम की, जो तेज हवा के भंवर से बोतलों के ढक्कन और लेबल को उखाड़ फेंकता है। ये सिस्टम बोतलों पर चिपकी हर एक बाहरी चीज को खुरच कर उतार देता है। रास्ते में लगे मैग्नेटिक स्कैनर्स लगातार चेकिंग करते रहते हैं और धातु का छोटे से छोटा कण भी दिखते ही उसे बाहर फेंक देते हैं। इस स्टेज के खत्म होते होते जो बचता है वो अब सिर्फ कचरे का ढेर नहीं रह जाता, बल्कि ये साफ सुथरी पीईटी बोतलों की एक बहती हुई धार बन जाता है। अब इन बोतलों के असली हिस्से को एक हाई स्पीड ग्राइंडिंग सिस्टम के हवाले कर दिया जाता है। एक बंद चेंबर के अंदर सैकड़ों की तादाद में मजबूत अलॉय कटर तूफानी रफ्तार से घूम रहे होते हैं। ये कटर पलक झपकते ही बोतलों को छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों या फ्लेक्स में तब्दील कर देते हैं। सिर्फ 1 घंटे के अंदर ये मशीन करीब 2 से 3 हजार पाउंड तक माल साफ कर सकती है। इससे बोतलों के बड़े बड़े पहाड़ एक बराबर और बहते हुए बहाव में बदल जाते हैं। ये छोटे छोटे फ्लेक्स बस कुछ ही इंच के होते हैं, ताकि आगे के थर्मल सिस्टम्स में ये मक्खन की तरह निकल सकें। ये कहीं भी फंसते नहीं और मशीनों को जाम होने से बचाते हैं। इनका साइज छोटा करने से न सिर्फ जगह बचती है, बल्कि आगे के प्रोसेस में बिजली की भी भारी बचत होती है। टुकड़े होने के बाद ये प्लास्टिक एक्सट्रूजन यूनिट के अंदर बहुत ही तेजी से पिघलने लगता है। इससे बिजली का बिल करीब 40% तक कम हो सकता है। अगर आप साबुत प्लास्टिक को पिघलाते तो इसके मुकाबले बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती। साथ ही ये टुकड़ा टुकड़ा करने का काम एक बराबर साइज बनाए रखने की पहली सीढ़ी है। ये पक्का करता है कि अगले बारीक छटाई के राउंड में जाने से पहले सारा माल एक जैसा दिखे। इस मोड़ पर छटाई का काम बिल्कुल बारीकी या कहूं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पहुंच जाता है। हाई स्पीड सेंसर वाले एडवांस ऑप्टिकल स्कैनर्स हर एक प्लास्टिक के टुकड़े की अलग से बारीकी से जांच करते हैं। महज 1 मिलीसेकंड के हिस्से में ये रंग, पारदर्शिता और उसकी बनावट का फैसला कर लेते हैं। चाहे वो साफ पीईटी हो, हरा प्लास्टिक हो या फिर सफेद HDPE का टुकड़ा। यहाँ तक कि लकड़ी या कांच जैसी अशुद्धियों को भी ये सिस्टम तुरंत ताड़ लेता है। जैसे ही कुछ गलत दिखता है, हवा का एक सटीक झोंका उसे मुख्य रास्ते से बाहर उड़ा देता है। एक अकेली मशीन हर सेकंड 1000 से भी ज्यादा टुकड़ों को प्रोसेस कर सकती है। और कमाल की बात यह है कि इसकी सटीकता 95% से भी ऊपर बनी रहती है। हवा का हर एक झोंका इतनी बारीकी से सेट होता है कि वो सिर्फ उस एक छोटे से टुकड़े पर ही वार करता है, जबकि इन टुकड़ों का वजन 1 औंस के 1000वें हिस्से से भी कम होता है। और ये सब इतनी सफाई से होता है कि आसपास के दूसरे टुकड़ों को पता भी नहीं चलता। इस पूरे ड्रामे के खत्म होने पर हमें मिलता है एकदम साफ सुथरा प्लास्टिक का चूरा। ये टुकड़े अब अपनी कैटेगरी के हिसाब से अलग हो चुके हैं और अगले बड़े काम के लिए तैयार हैं। अब इनका इस्तेमाल अगले पैलेटाइजिंग स्टेज में कच्चे माल के तौर पर किया जाएगा। हरी झंडी मिलते ही इन टुकड़ों को एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एक्सट्रूजन सिस्टम में डाल दिया जाता है। इस मशीन के अंदर प्लास्टिक को करीब 520 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तपाया जाता है। इस गर्मी से वो पिघलकर एक भारी भरकम घूमने वाले पेंच के साथ आगे बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे अंदर का दबाव बढ़ता है, पिघले हुए प्लास्टिक को एक बेहद बारीक मेटल फिल्टर से गुजारा जाता है, ताकि कोई भी कचरा पीछे न रह जाए। अब ये बिल्कुल साफ लिक्विड पहुंचता है सीधे पानी के अंदर चलने वाली पैलेटाइजिंग लाइन में। वहां पलक झपकते ही इसके लाखों छोटे छोटे दाने कर दिए जाते हैं, जिन्हें हम पेलेट्स कहते हैं। जैसे ही ये कटते हैं, एक खास कूलिंग सिस्टम इन्हें तुरंत जमा देता है। इससे हर दाने का साइज एक जैसा रहता है और उनकी फिनिशिंग भी एकदम स्मूथ आती है।
ये पैलेट्स अब एक हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल बन चुके हैं जिनसे पैकिंग का सामान बनाया जाएगा, चाहे वो कपड़े हों या फिर नई बोतलें। संभावनाएं अनंत हैं। और इसी के साथ बेकार पड़े कचरे का कायाकल्प पूरी तरह से सफल होता है। जो कल तक कूड़ा था वो आज बेशकीमती कच्चा माल बन चुका है। अब इन रिसाइकल पैलेट्स का असली काम शुरू होता है। हम पहुंच गए हैं प्रीफॉर्म बनाने के स्टेज पर, जहां से बोतल की असली शक्ल बननी शुरू होती है। सबसे पहले माल की बारीकी से जांच होती है ताकि क्वालिटी में कोई ऊंच नीच न रहे। फिर इसे झोंक दिया जाता है एक बड़े इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम के अंदर। मशीन के अंदर का तापमान लगभग 480 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इस पिघले हुए माल को स्टील के सांचों में बड़ी तेजी से भरा जाता है, जिससे छोटी ट्यूब्स बनती हैं। ये ट्यूब्स काफी मोटी होती हैं और इनके मुंह पर ढक्कन लगाने के लिए चूड़ियां पहले से ही बनी होती हैं। हर प्रीफॉर्म को इस तरह बनाया जाता है कि वो जबरदस्त गर्मी और दबाव को आसानी से झेल सके, ताकि लाने ले जाने और रख रखाव के दौरान ये बिल्कुल सही सलामत रहें। इसके बाद इन्हें दोबारा गर्म करके मोल्डिंग के आखिरी प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। छोटे और कॉम्पैक्ट होने की वजह से इन्हें दूर दूर तक भेजना काफी आसान और सस्ता पड़ता है। कई कंपनियां तो सिर्फ यही खास हिस्से बनाने में माहिर होती हैं। वहां से इन्हें उन फैक्ट्रियों में भेजा जाता है जहां इन्हें फुलाकर पूरी बोतल बनाई जाती है। अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा। इन प्रीफॉर्म्स को तब तक तपाया जाता है जब तक ये रबर जैसे लचीले ना हो जाए। फिर इन्हें एक मशीन में डालकर इनके अंदर बहुत ज्यादा दबाव वाली हवा भरी जाती है। ये हवा उस नरम प्लास्टिक को गुब्बारे की तरह चारों तरफ फैला देती है और वो सांचे की दीवारों से चिपक कर बिल्कुल बोतल का रूप ले लेता है। सोचिए, मात्र 4 से 5 इंच का छोटा सा टुकड़ा अपनी लंबाई से 5 गुना ज्यादा खिंच जाता है। जैसे ही मोल्डिंग का काम पूरा होता है, मशीनें अपनी रफ्तार पकड़ लेती हैं। ऑटोमेटिक लाइनें पलक झपकते ही हजारों बोतलें तैयार कर देती हैं, वो भी बिना किसी खराबी के। लेजर वाली खास मशीनें हर एक कोने की जांच करती रहती हैं कि दीवारें सही बनी हैं या नहीं। हर बोतल की चमक और उसकी बनावट को बारीकी से परखा जाता है। जरूरत के हिसाब से इसके शेप और साइज में भी बदलाव किए जा सकते हैं। हर ब्रांड की अपनी अलग डिमांड होती है और ये सिस्टम उसे बखूबी पूरा करता है। आखिरकार मशीन के दूसरे छोर से चमचमाती हुई बोतलें बाहर निकलने लगती हैं। अब बस इन्हें ठंडा करना और ढक्कन लगाने के लिए आगे भेजना बाकी है। सांचे से निकलते ही ये बोतलें बहुत गर्म होती हैं। जरा सी लापरवाही और इनका शेप बिगड़ सकता है। इसी खतरे को टालने के लिए एक खास तरीका अपनाया जाता है। इन्हें फौरन एक कूलिंग जोन में भेजा जाता है जहां ठंडी हवा के झोंके इन्हें शांत करते हैं। हालांकि ये सब कुछ चंद सेकंड्स में ही निपट जाता है, लेकिन इतने में ही बोतल का ढांचा पूरी तरह से सेट और मजबूत हो जाता है। कमाल की बात तो ये है कि कुछ एडवांस फैक्ट्रियों में इस गर्मी को भी दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। इससे बिजली और एनर्जी की बहुत ज्यादा बचत होती है। एक बार प्लास्टिक पूरी तरह से ठंडा होकर सख्त हो जाए, तब जाकर बोतल में वो ताकत आती है कि वो अंदरूनी दबाव और धक्कों को आसानी से झेल सकें। कूलिंग की रफ्तार को बारीकी से सेट करते हैं ताकि तूफानी प्रोडक्शन स्पीड बनी रहे। इसी से फैक्ट्री छोड़ने से पहले बोतलें शीशे जैसी साफ और मजबूत बन पाती हैं। यहाँ कोई ढील नहीं मिलती। हर बोतल को क्वालिटी चेक के कड़े इम्तिहान से गुजरना है। हाई रेजोल्यूशन कैमरे और तेज तर्रार ऑप्टिकल स्कैनर्स यहाँ एक साथ मिलकर काम पर लगते हैं। छोटी सी खरोंच हो या मामूली हवा का बुलबुला, ये मशीनें रत्ती भर कमी भी पकड़ लेती हैं। प्रेशर टेस्टिंग मशीनों का भारी दबाव ये देखता है कि बोतल का आकार एकदम सटीक हो। कुछ खास सैंपल्स को खींचकर उनकी असली ताकत यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी परखा जाता है। दबाव झेलने की क्षमता और मजबूती ही ये तय करती है कि ये सालों साल चलेंगी। खाने पीने के सामान वाली बोतलों के लिए केमिकल जांच और भी ज्यादा गहराई से होती है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि पैक होने से पहले इनमें कोई जहरीला केमिकल ना बचे। आखिरकार बोतलों को बड़े ढेरों में लगाकर मजबूत श्रिंक रैप से अच्छी तरह सील करते हैं। ऑटोमेटेड रोबोट्स पलक झपकते ही हजारों बोतलों को एकदम सटीक लाइन में लगा देते हैं। हर बैच पर एक खास कोड चिपकाते हैं ताकि वेयरहाउस तक पहुंचने में आसानी रहे। अब ये तैयार माल दुकानों, सुपरमार्केट और बॉटलिंग प्लांट्स तक पहुंचने को तैयार है। और इस तरह आधुनिक दुनिया में रिसाइकल किए गए प्लास्टिक का अनोखा सफर पूरा होता है। यकीन मानिए, ये नई बोतलें सिर्फ बाजार में बिकने वाली कोई मामूली चीज नहीं है। ये उस शानदार टेक्नोलॉजी की जीत है जिसने कचरे को फिर से जिंदा करना सिखाया। जहां फेंका हुआ कूड़ा करकट अब पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बेशकीमती संसाधन बन चुका है। समंदर का कचरा समेटने से लेकर अब तक आपने इसका पूरा रोमांचक सफर देख लिया। इसकी पूरी सफाई, प्रोसेसिंग
और फिर से इस्तेमाल के लायक बनाने तक की अद्भुत कहानी। जो कभी लहरों पर बहता बेकार कचरा था, वो आज एक बड़ी जरूरत बन गया है। ये आज की मैन्युफैक्चरिंग की जान है और इसके पीछे एक बेहद जादुई प्रोसेस है। सच तो यह है कि यह प्रोसेस जितना आसान दिखता है, उससे कहीं ज्यादा हैरत अंगेज है। इस वीडियो की सारी जानकारी हमने कई भरोसेमंद और पक्के सोर्सेस से जुटाई है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई सुधार या गड़बड़ लगे तो हमें जरूर बताइएगा। बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय और सुझाव हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है कि रिसाइकलिंग भविष्य बदल सकती है तो एक लाइक जरूर करें, चर्चा में जुड़ें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए मैंड्रिन टेक सब्सक्राइब करें। नई खोजों, बड़े बदलावों और एक बेहतरीन नई शुरुआत की कहानियों के लिए।